चलिए, तो ब्रेक ख़त्म हुआ और ब्रेक के बाद हम लोग वापस से मिल रहे हैं। और अभी हम लोग देखेंगे फ़िलहाल मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें हम लोग देखिए, ये पूरे 150 प्रश्नों का सेट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था, मुद्रा एवं बैंकिंग और मानव विकास को। चलिए, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उधर ध्यान नहीं देना है उसको। तो मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएस डॉलर में, पाउंड स्टेर्लिंग में और जर्मन मार्क में ये जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? मुद्रा व्यापार सहयोग निधि ये नहीं है। बाकी हम लोग देखें तो आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ये सब जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग हैं अभी फ़िलहाल। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है, जो प्रासंगिक नहीं रहा? ठीक है ना। तो देखिए, निफ्टी, सेंसेक्स और बीएसई वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सैप्स कहीं चर्चा में रहता है, ये अप्रासंगिक है सैप्स अभी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो देखिए, ये छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी नाबार्ड की स्थापना। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? 1982 में हुई है। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। एकमात्र संस्था तो ये नाबार्ड है फिलहाल। तो नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है, तो देखिए ये है नाबार्ड। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता निर्यात आयात बैंक को। सिडबी की स्थापना की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1975 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ये नहीं है इसका काम। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 से, है ना। पहले 4 आना, 8 आना, 16 आना जो था ना, वो वाला मामला ख़त्म हो गया। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई वर्ष 1957 से शुरू हुई है। S&P 500 किससे संबंधित है? बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक हैं ये। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सिंगापुर में सकाम्प नहीं है, बाकी जापान में निक्की है, यूके में FTSE है और यूएसए में नॉस्डॉक है। ये सब सही जो है वो सुमेलित है। ये सभी स्टॉक एक्सचेंज है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई में। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है ये निक्की। संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है।
बम्बई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव, ये इसका मतलब हुआ। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या है। 30 कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो यह है मुंबई में। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? ये कीमतें अनिवार्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो देखिए, जींस फ्यूचर व्यापार ये वायदा से। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? देखिए, अब मुद्रास्फीति से सबसे लाभ उसको होगा जो पैसा कहीं से लेके रखेंगे, तो जो ऋणी होता है ना उसको बहुत लाभ होता है। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो यह है थोक मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? 12 बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है? देखिए, पंजाब बैंक है ना, ये निजी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक अलग है, पंजाब बैंक अलग है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? देखिए, ICICI बैंक है ना, ये निजी बैंक है। ये भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। यह है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो ये है सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले खोली है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किया है। ये बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है? तो देखिए, ICICI में ये हुआ था, महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरों में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, यहीं पे मिल गया हमें, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। थोड़ा इसके सब्जेक्टिव को पढ़ लेंगे ना तो आपको थोड़ा
अदर टाइप का नहीं लगेगा ये सब। फिलहाल क्या है ना कि कई लोगों को ऊपर से जंप हो रहा होगा, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? बुल तथा बियर जो है किससे जुड़े हैं? देखिए, बुल तथा बियर जो जुड़े हैं ना, ये जुड़े हैं शेयर बाजार से। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न जो है ना, मैंने गलती से मिस कर दिया, उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो यह है सिडबी। अब 43 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया बियर शब्द किसका घोतक है? उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तो देखिए, मंदरिया और तेजड़िया होता है। मंदरिया गिराता है और तेजड़िया उठाता है। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन स्टोरिया नहीं है? देखिए, दलाल जो है ना, ये स्टोरिया नहीं है। ये इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है। देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ सूचीबद्ध होने वाली है, ये तो इंटरनल सभी लोगों को पता होती है, तो वही लोग चाहें तो स्टॉक को खरीद लें, तो उनके स्टॉक खरीदने पर रोक होती है। चंदा कोचर इसी मामले में पकड़ी गई है, जो आईसीआईसीआई बैंक की चेयरपर्सन थी। जिला साख योजना बनाई जाती है, लीड बैंक के अंतर्गत ये बनाई जाती है। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक के द्वारा। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 1969 में हुआ था ये। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से संबंधित है गिल्ट एज्ड बाजार। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, ये होता है क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी हुआ क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी भी इसको बोलेंगे। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ये क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मनी। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था? ये एसएलआर और सीआरआर को। एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, और ये लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। और अगर नहीं आता तो मैं सेपरेट इसके बारे में क्लासेस लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप इसको कर लीजिए एक बार। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे YH मालेगाम। इन्हीं के नाम पे समिति का नाम मालेगाम समिति रखा गया था। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग संरचना सुधारों से है। ये निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? तो ये नरसिम्हन समिति ने दिए। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये जीवी रामकृष्ण थे। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी 1993 में। नई थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला का प्रारंभ हुआ था 14 सितंबर 2010 को हुआ था।
थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार यानी वेटेज दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को। भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक WPI की नई श्रृंखला है, वर्ष 2011-12 से है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP का आधार वर्ष है, ये 2011-12 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये सही नहीं है। RBI की स्थापना आज़ादी से बहुत पहले हो गई थी, 1935 में ही हो गई थी ये। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। RBI देश का केंद्रीय बैंक है। RBI केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। RBI देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। ये सब सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1935 में। अब देखिए, इसमें खास बात है कि डॉक्टर अंबेडकर का ना ये रिजर्व बैंक बनाने में बहुत अहम योगदान है। उनका एक रिसर्च पेपर था जिसमें RBI बनाने में जिससे बहुत मदद मिली थी। खैर, हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो साख सृजन उसका काम नहीं है। ठीक है, ये रिजर्व बैंक का काम नहीं है। रिजर्व बैंक का काम है साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में काम और मौद्रिक नीति का निर्माण। बैंकरों का बैंक है, बैंकरों का बैंक है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक है, बैंकरों का बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो यह है सांविधिक तरलता अनुपात। निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? PLR को निर्धारित नहीं किया जाता है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं, इसको बोलते हैं सांविधिक तरल अनुपात यानी SLR। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? ये करता है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है ये। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह साख सृजन का काम करता है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। स्वाभिमान नाम के एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण निर्धन के घरों तक बैंक को पहुंचाना। स्वाभिमान नाम से इसका था। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है ये। निम्नांकित में विपणन संस्थान कौन सी हैं? तो यह है सेल। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है?
राज्य सहकारी बैंक एक शीर्ष संस्था नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ये हुई 1956 में। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो ये था अवध कमर्शियल बैंक। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो ये थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा बाजार में तरलता नियम के लिए ये किया जाता है इसका इस्तेमाल। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? देखिए सारे प्रश्न एकदम आसान हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? तो ये नियमित करता है, देखिए रेपो दर को तो रिजर्व बैंक ही नियमित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये करती है भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? देखिए आरजे चिल्लैया कभी नहीं रहे, विमल जालान, मनमोहन सिंह, सी रंगराजन। आप नोटों को देख लीजिए, इनके सिग्नेचर इसमें मिल जाएंगे। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है उसको। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो दर के रूप में इसको जाना जाता है। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? सेबी को सौंपी है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? ये करता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? ये है सेबी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर है, यह है जुलाई से जून। अब इसको बदलने की बात हो रही है, खैर अभी तक तो बदला नहीं गया। किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके लेनदार होते हैं, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो कंपनी का ऋण पत्र ये सबसे भिन्न है। चर अनुपात, चर आरक्षण अनुपात, वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्यवाही किसके संसाधन हैं? मुद्रा नीति के। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था एनबीएफआई के बीच अंतर यह है कि, तो यही अंतर तो बी दिख रहा है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? तो यह है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का म्यूचुअल फंड।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? तो यह है परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में किया था ये राष्ट्रीयकरण। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर को कम करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? अरे ये कौन सी परिसंपत्ति होगी? ये तो बड़ा उलझाऊ क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसानों को साख है ना, ये दे सकते हैं कि किसानों में साख होना, ये ठीक हो जाएगा ये। निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? देखिए, वैसे तो आरबीआई का सब जगह हस्तक्षेप होता है, लेकिन जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये तो आरबीआई के रेगुलेशन से डायरेक्टली चलता है ये। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुसंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत है ये। भारत में भविष्य निधि है, तो संविदा आधारित बचत है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, ए बी तो नहीं दिख रहा है ना, चलिए सी डी चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए डी सही होगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक ऋणों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। निम्नांकित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो यह है कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, यह सही नहीं है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है ये। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो यह है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है सहकारी साख संरचना का भाग है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है। यह जनपद स्तर तक इसका कार्यक्षेत्र है। सहकारी साख समितियों का ढांचा है, ये त्रिस्तरीय है। निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? यह है केंद्रीय सहकारी बैंक। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है ऊंची कीमतों से। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। देखिए,
मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना है, नहीं, ये असत्य है। बाकी जो है वो सब सत्य है, ठीक है ना। जो सत्य है उसको भी देख लेते हैं। मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है और मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। हम आगे देखते हैं। वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। तो ये रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? तो ये पेंशन फंड्स का। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? कॉरपोरेट निगम उद्योग के लिए है ये। लघु अवधि ऋण की अवधि है, लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, ये नहीं है। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में। काली मुद्रा क्या है? यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, बिना टैक्स का जो होता है ना, वो होती है ब्लैक मनी। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं, ये सही नहीं है। जो सही है उसको देख लेते हैं कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों सुन सकता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है। बिल्कुल, मैंने भी बैंकिंग लोकपाल का इस्तेमाल किया है एक बार। जब मेरा पीपीएफ अकाउंट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा था तो मैंने लोकपाल के जरिए इसको सही किया था। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? ये बनाया है भारतीय स्टेट बैंक ने। बेसल II निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। बेसल II समाचार पत्रों में हमेशा रहता है। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। निम्न में से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ? तो यह बैंक ऑफ कराड। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा है तो यह है टका। बहत कहाँ की मुद्रा है? थाईलैंड की मुद्रा है बहत। बैंकॉक में आपको यही बहत देखने को मिलेगा। चीन की मुद्रा है तो यह है युआन। दीनार, न्यू दीनार मुद्रा नहीं है। भाई कहाँ की मुद्रा नहीं है ये? तो संयुक्त अरब अमीरात की नहीं है, सूडान की, यूगोस्लाविया की, ट्यूनीशिया की, यही दीनार और न्यू दीनार है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये बेचे जाते हैं। अब मानव विकास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? ये सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले इसका किया था मध्य प्रदेश ने।
प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया वह है, तो वह है मध्य प्रदेश। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है, सैंपल विलेज के लिए नहीं देता है। क्या नहीं देता है? तो ये बेरोजगारी संबंधित सूचकांक नहीं देता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये महबूबुल हक के द्वारा विकसित किया गया है। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से बना है? ये 10 प्रत्ययों से मिलकर के बना है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संबंधी तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल विदेशी उत्पादन। एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। तो ये लिए जाते हैं 85 से 25 है ना, 85 तथा 25 ये लिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा भाग नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण भाग नहीं है। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? 1997 में। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया है? ये 1997 में विकसित किया गया। देखिए अभी छोटा सा लेंगे विराम, विराम के बाद फिर हाजिर होंगे। अर्थव्यवस्था से बीपीएससी में कम प्रश्न आते हैं, फिर भी अगर टोटल 600 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा तो मैक्सिमम स्टैटिक जीके के जो इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहीं से आ जाएंगे। बाकी तो जो डायनेमिक प्रश्न हैं वो आएंगे बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। दुर्भाग्य से जो एग्जामिनेशन का डेट जो बढ़ा ना, उससे अब आपको 2 बजट देखना होगा। एक 2020-21 का बजट देखना होगा और एक 2022 के लिए जो बजट होगा वो देखना होगा। इकोनॉमिक सर्वे भी आपको 2 पढ़ने पड़ेंगे। चलिए कोशिश करते हैं कि सबको लेकर के चलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।